उड़ीसा में हुए रेल हादसे में अब तक 300 लोगों की जानें जा चुकी है, 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। रेस्क्यू टीम ने अपना काम खत्म किया और रेस्क्यूरेशन ऑफ द ट्रैक का काम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि रेलवे की फील्ड में ये पहली बार नहीं हुआ कि इतनी बड़ी दुर्घटना घटी हो। इससे पहले भी कई बार ऐसी दुर्घटना घट चुकी है, लेकिन सरकार का इसके ऊपर अभी तक कोई कड़क एक्शन नहीं देखने को मिला, जिससे कि हमारी आम जनता पब्लिक जो कि ट्रेवल करते हैं उन ट्रेन के अंदर खुद को सेफ महसूस कर सके। जुलाई 2011 में फतेहपुर एक्सीडेंट, जिसके अंदर हावड़ा कालका मेल डिरेल हो गया था, जिसके अंदर 70 लोगों की जानें चली गई थी। वहीं मई 2012 में हम्पी एक्सप्रेस में 25 लोगों की जानें चली गई। फिर इसके बाद मई 2014 में गोरखधाम एक्सप्रेस में 25 लोगों की जानें गई। मई 2016 में इंदौर पटना ट्रेन एक्सीडेंट में 146 लोगों की जानें गई। जनवरी 2017 में हीराकुंड एक्सप्रेस के अंदर 40 लोगों की डेथ और अगस्त 2017 में उत्कल एक्सप्रेस के अंदर 20 लोगों की मौत। और ठीक इसी के 4 दिन बाद कैफियत एक्सप्रेस एक्सीडेंट हुआ, जिसमें लोग मारे तो नहीं गए, लेकिन 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ओवरऑल दोस्तों अगर देखा जाए तो उड़ीसा का ये इंसिडेंट कोई रेलवे फील्ड में पहला इंसिडेंट नहीं था। वैसे उड़ीसा का जो हादसा हुआ वो काफी दर्दनाक था, जिसको देखने और सुनने के बाद आप लोगों का मन भी दहल गया होगा। बेसिकली ये इंसिडेंस जिस जगह पर हुआ वहाँ रेलवे की 4 ट्रैक्स मौजूद थी। 2 ट्रैक्स थी मेन लाइन और 2 ट्रैक्स थी लूप लाइन की। मेन लाइन में एक अप लाइन ट्रैक थी जो कि जा रही थी चेन्नई की तरफ, और दूसरी थी डाउन लाइन जो कि जा रही थी हावड़ा की तरफ। अप लाइन के ऊपर जो ट्रेन आ रही थी उसका नाम था 12841 शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस। इस ट्रेन को बंगाल के अंदर हॉस्पिटल एक्सप्रेस भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोअर क्लास बंगालिस्ट अपनी ट्रीटमेंट के लिए तमिलनाडु इसी ट्रेन से जाते थे, इस वजह से इसे हॉस्पिटल एक्सप्रेस भी कहते थे। और यही एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से ये ट्रेन अक्सर ओवर क्राउडेड रहती थी। दूसरी तरफ डाउन लाइन पर जो ट्रेन जा रही थी 12864 जसवंतपुर एक्सप्रेस, जो कि बंगाल से हावड़ा की ओर निकली थी। शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए कि लूप लाइन और मेन लाइन किसे कहते हैं। मेन लाइन वो होती है जिसके ऊपर कोई भी ट्रेन स्टॉपेज नहीं लेती, वो सीधा उस ट्रैक से पार हो जाती है। और दूसरा लूप लाइन वो होती है जिसके ऊपर स्टॉपेज लिया जाता है थोड़ी देर के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि मेन लाइन पर कोई ऐसी ट्रेन खड़ी है जिसको अभी रुकना है स्टेशन पर, और उतनी ही समय पे कोई हाई स्पीड ट्रेन आ रही है जिसको उस स्टेशन से पार होना है, तो जो ट्रेन पहले से ही उस ट्रैक पर खड़ी है उस ट्रेन को लूप लाइन में लिया जाता है कुछ देर के लिए, ताकि जो हाई स्पीड ट्रेन आ रही है उस स्टेशन की ओर वो उससे पास हो सके। अब उड़ीसा के केस में जो हुआ उसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ट्रेन के लिए 2 चीज इंपॉर्टेंट होती है, पहली स्पीड और दूसरा है ट्रैक। ट्रेन स्पीड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रेन ड्राइवर की, जिसे लोकोमोटिव पायलट भी कहते हैं, और दूसरा है ट्रैक, यानी कि ट्रेन किस ट्रैक पर चलेगी ये डिपेंड करता है इंटरलॉकिंग सिस्टम पर। इंटरलॉकिंग सिस्टम 2 तरह का होता है, पहला मैनुअल, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक। उड़ीसा के केस में जो था वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम था। ट्रेन के आगे सिग्नल लाइट जो होती है उसमें बेसिकली 3 कलर होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन। रेड का मतलब तो होता है स्टॉप, और ग्रीन और येलो का जो मतलब है वो समझना आपको जरूरी है। येलो लाइट का सिग्नल आपको तभी दिया जाता है जब आपको उस ट्रेन को मेन लाइन पर न चलाकर लूप लाइन में लेना होता है, यानी कि कुछ देर के लिए आपको लूप लाइन में स्टॉपेज लेना होता है, तब आपको येलो सिग्नल दिया जाता है। दूसरी ओर ग्रीन सिग्नल आपको तब दिया जाता है जब आपको मेन लाइन पर फुल स्पीड पे ट्रेन चलाने की अनुमति होती है। यानी कि आप यूं कह लो ग्रीन लाइट आपको तभी दिखेगी जब उस मेन लाइन में कोई भी लूप लाइन अटैच नहीं हो, और दूसरी ओर येलो लाइन आपको तभी दिखेगी जब उस मेन लाइन में किसी लूप लाइन का अटैचमेंट हो। चाहे तो आप ऐसे समझ लो कि लाइन अगर अटैच होगी तभी आपको सिग्नल दिखेगा, चाहे आप ऐसे समझ लो जब सिग्नल दिखेगा तभी लाइन अटैच होगी। तो आप दोनों तरीके से समझ सकते हो, जैसा आप समझना चाहो। अब शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस बालासोर स्टेशन से अपने टाइम से निकल गई थी, और वो अपने टाइम से पहुंच भी जाती, क्योंकि महानगर बाजार स्टेशन में उसका कोई स्टॉपेज तो था नहीं। लेकिन इसी महानगर बाजार स्टेशन से कुछ दूर पहले ये घटना घटती है उड़ीसा के अंदर। दरअसल ट्रेन के सामने सिग्नल था ग्रीन, यानी कि उनको अपनी मेन लाइन पर फुल स्पीड के साथ चलने की अनुमति थी। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन अपनी फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ती है, यानी कि 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ जब आगे जाती है, तो कुछ दूर जाने के बाद वो ट्रेन मेन लाइन से होते हुए लूप लाइन में चली जाती है। और जबकि सिग्नल था उसका ग्रीन, यानी कि उसको सिग्नल मिला था मेन लाइन पर अपनी फुल स्पीड के साथ चलने का, और वो चलती है फुल स्पीड के साथ लूप लाइन में। और जैसे ही वो लूप लाइन में इंटर मारती है, उस लूप लाइन में खड़ी थी एक मालगाड़ी जो कि पूरी आयरन ओर से फिल थी। अब मालगाड़ी अपने आप में ही एक हैवी वेट है, क्योंकि उसके अंदर कोई पैसेंजर नहीं बल्कि एक आयरन कोर्स है।
इस वजह से कोलिजन के वक्त ये मालगाड़ी टस से मस नहीं हुई, अपनी जगह पर ही थी। लेकिन जो पैसेंजर ट्रेन यानी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जाकर टकराती है, वो टकराने के बाद इस मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। तो आयरन ओर इतना स्टेबल और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी स्टेबल होती है कि वो नहीं हिली तक नहीं, उससे थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ पर वो हिली नहीं। तो आप समझ सकते हो कितनी भयानक तरीके से टक्कर हुई होगी। कोलिजन के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के 13 कोचेस यानी 13 बोगी के डिब्बे इधर उधर बिखर जाते हैं, जिसमें से कुछ डिब्बे डाउन लाइन पर जाके गिर जाते हैं। और उसी डाउन लाइन पर उस टाइम चल रही थी जसवंतपुर एक्सप्रेस, और जसवंतपुर एक्सप्रेस के भी लास्ट के 3 डिब्बे इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। और यहीं से भारत के ओडिशा में एक और नया एक्सीडेंट हो जाता है। रेलवे बोर्ड मेंबर जया वर्मा सिन्हा ने अपने इंटरव्यू में कहा कि ट्रेन आगे तभी बढ़ी जब उसे मेन लाइन के लिए ग्रीन सिग्नल दिखा। अभी पायलट की सिचुएशन काफी क्रिटिकल है और वो हॉस्पिटल में है। कहाँ है ये अभी रिवील नहीं किया गया है सिक्योरिटी पर्पज से। प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के मुताबिक रूट रिले पैनल पर यह दिख रहा था ट्रेन को मेन लाइन पर जाना था, बट एक्चुअली जो ट्रैक का स्विच था वो लूप लाइन पर था। सुधांशु मनी जो कि वंदे भारत ट्रेन में उनका काफी इनोवेशन था, उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म किया कि ट्रेन ये डिसाइड नहीं कर सकती कि उसे किस ट्रैक पर चलना है, बल्कि ट्रैक ही है वो जो डिसाइड करती है कि ट्रेन किस डायरेक्शन में जाएगी। अब उड़ीसा के इस इंसिडेंट के बाद एक चौंका देने वाली खबर सामने आती है, जो कि सवालों के कटघरे में ले जाकर खड़ा कर देती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महानगर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर SB मोहंती वो उस एक्सीडेंट साइट से भाग गए। खैर ये इतना सरप्राइजिंगली नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनको लगा होगा कि उनकी जान अब खतरे में है। जबकि अगर हम प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की माने तो इसमें असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की कोई गलती नहीं थी। रेलवे मिनिस्टर ने कहा कि प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का बड़ा फेलियर था। इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जो कि एक कंप्यूटर कंट्रोल्ड सिस्टम है। ये डिसाइड करता है कि कौन सी ट्रेन किस टाइम पर किस ट्रैक पर चलेगी। और दूसरी ओर जया वर्मा सिन्हा का कहना है कि ये सिस्टम एरर प्रूफ है। इट इज सपोज्ड टू बी एरर प्रूफ। इन केस अगर ये सिस्टम फेल भी हो जाता है तो सभी की सभी लाइट्स रेड हो जानी चाहिए, ताकि जितनी भी ट्रेन हैं वो अपनी अपनी जगह पर स्टॉप हो जाएं। इस सिस्टम को कभी भी कोरोमंडल एक्सप्रेस को लूप लाइन में लेना ही नहीं चाहिए था। आपको बता दें कि ये दोनों ही ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन थी, जो कि नई टेक्नोलॉजी पे बनी हुई थी। इनके अंदर हैं LHB कोचेस। LHB एक जर्मन कोचेस हैं जिनकी सेफ्टी काफी बेहतर है ICF के मुकाबले में। ICF पुराने कोचेस को कहा जाता है जिनकी सेफ्टी उतनी बेहतर नहीं रहती है। अब इस नए जर्मन LHB कोचेस के अंदर एंटी टेलीस्कोपिक सेफ्टी डिजाइन है, और इसके अंदर क्या होता है कि जब भी कोई दो ट्रेन आपस में टकराती है तो पीछे के जो कोचेस हैं यानी पीछे की जो बोगी है वो आगे की बोगी से अलग हो जाती है। और दूसरा इसमें फीचर ये है कि इस ट्रेन के कोचेस बहुत ही कम पटरी से उतरते हैं, बट उड़ीसा के केस में ऐसा हो गया, क्योंकि उड़ीसा का जो एक्सीडेंट था वो बहुत ही डेंजरस था। अब कोरोमंडल एक्सप्रेस के अंदर जो पैसेंजर्स थे उनमें से आप एक की वीडियो देख सकते हो। 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया, मेरा हाथ में लगा इधर, तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ऐसा ही किसी का थोपरा बिगड़ गया है। अब सवाल ये आता है, क्या ये 300 जानें बचाई जा सकती थी या फिर ये इंडियन गवर्नमेंट की लापरवाही का नतीजा है। इंडियन रेलवेज 2012 में ट्रेन कोलिजन एडवांस सिस्टम के अंडर एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम तैयार किया गया था जिसका नाम था कवच। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के अकॉर्डिंग ये कवच की सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 सर्टिफाइड है, जिसका मतलब कवच को लगाने के बाद एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी 1/10,000 हो जाती है, यानी कि 10 सालों में सिर्फ एक केस। अब ये कवच सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है ये भी आप जान लीजिए। तो आपको बता दें कि ये इतना एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम है जो करीब 10 किलोमीटर पहले ही किसी ऑब्स्टिकल को ट्रेन की ट्रैक पर अपनी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की मदद से रीड कर लेता है, और रीड करने के बाद ये सिस्टम ट्रेन की स्पीड को 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ले आता है, जिसके बाद ट्रेन को रोकना बड़ा आसान हो जाता है। और इस सिस्टम की मदद से जब कोई दो ट्रेन आपस में टकराने वाली होती हैं तो ये सिस्टम 40 मीटर पहले ही उन दोनों ही ट्रेन को रोक देता है। साथ ही ये तब भी काम करता है जब ट्रेन का सिग्नल रेड हो और ट्रेन आगे बढ़ जाए, तो भी ये कवच सिस्टम एक्टिव हो जाता है। देखिए कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं, ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। आगे लोको खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर, एक ही लाइन में दो ट्रेन खड़ी है, ट्रेन कोलाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। इस कवच सिस्टम को इंडिया के सिर्फ 2% रूट्स पर लगाया गया है, सिर्फ
2%। चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और गुवाहाटी को जो रूट्स आपस में कनेक्ट करते हैं उन्हीं रूट्स पर इसको लगाया गया है। 2021 में 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत ट्रेन एक्सीडेंट से हुई है। जहां एक और इतनी बड़ी संख्या में लोग ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से मारे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार इसे सिर्फ 2% रूट पर इम्प्लीमेंट कर दी है। इंडिया का टोटल रेल नेटवर्क 68,000 किलोमीटर का है और 2022-23 में बताया गया था कि इसे 2000 किलोमीटर तक लगाया जाएगा, जबकि इसे 1500 किलोमीटर तक भी नहीं लगाया गया। तो 2% के हिसाब से अगर चलें तो इसके हिसाब से आपकी नेक्स्ट जनरेशन आकर चली भी जाएगी, तब भी ये पूरी तरीके से भारत में नहीं लग पाएगा। काफ़ी लोग इस बात पर डिबेट करते हैं कि कवच सिस्टम कैसे लाया जाएगा, कैसे लगाया जाएगा, इतना समय कहाँ है, इतना फंड्स कहाँ से लाएं, कहाँ है हमारे पास। मतलब ओवरऑल उनका कहना ये रहता है कि इतनी जल्दी पूरी तरीके से कवच सिस्टम को लगाना नामुमकिन है। तो आपको बता दें कि ये बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि जो देश मंगलयान तक का सफर तय कर सकता है और वो भी सबसे कम बजट में, तो वो आराम से एक ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम को लगा सकता है। जिस स्पीड से, जिस लगन से, जिस पैशन से वंदे भारत ट्रेन को बनाया गया, अगर उसी पैशन से इस सिस्टम पर काम किया जाए तो बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम एटलीस्ट कम से कम ब्रिटिशर्स के समय के सिग्नलिंग सिस्टम को तो मेंटेन रख सकते हैं ना, उसको कर लें, ताकि ट्रेन का इतना खतरनाक कोलिजन तो ना हो। अब आपको बता दें कि जहां इतने खतरनाक इंसिडेंट में लोगों का परिवार उजड़ गया, वहां पर भी कुछ लोग अपना पुराना वाला एजेंडा लेकर आ गए, वही हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने वाला। ये घटना जिस जगह पर हुई उसके बगल में ही एक मस्जिद टाइप स्ट्रक्चर था और ये जो दिन था वो था फ्राइडे का। तो आप समझ लीजिए यहीं से कि इसके पीछे किसका हाथ है। इस तरीके की बातें करी जा रही थी सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के द्वारा। हाँ, वो बात अलग है कि जिस स्ट्रक्चर को मस्जिद से कंपेयर किया जा रहा था वो बाद में इस्कन टेम्पल निकला। मतलब ओवरऑल दोस्तों इनका कहने का मोटिव ये रहता है कि सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है, जो गलती है वो दूसरे लोगों की है। वंदे भारत ट्रेन को बनाने में सरकार के 120 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हम मानते हैं कि हम सबको नई टेक्नोलॉजीज की जरूरत है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरत हमें एग्जिस्टिंग ट्रेन और रूट्स को सही करने की है। हम वंदे भारत और बुलेट्स को जापान से कम्पीट करते हैं, पर क्या हम जानते हैं जापान में अगर कोई ट्रेन 1 सेकंड भी लेट हो जाती है तो वहाँ बवाल मच जाता है, और इंडिया में 20 मिनट से लेकर 20-20 घंटे ट्रेन लेट होना आम बात है। ट्रेन की सफाई, ट्रेन में टॉयलेट की हालत, जनरल बोगी में लोग ठुसे पड़े हैं और करोड़ों लोग टिकट बुक ही नहीं कर पाते हैं। क्या यह आम बात है? 2022-23 में 2.7 करोड़ लोग टिकट लेने के बाद भी ट्रेन में सफर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी टिकट वेट लिस्टेड ही रह जाती है। हम भारत के अंदर वंदे भारत ट्रेन की तो बात करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आज की डेट में भी किसी ट्रेन की स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर की होती है तो उसे हम हाई स्पीड ट्रेन में काउंट करते हैं। सुपर फास्ट की कैटेगरी में आती है वो ट्रेन। बाय द वे दोस्तों, उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट में अभी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। आने के बाद इसकी सच्चाई का पता चल जाएगा, लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि इस टाइम हमें वंदे भारत ट्रेन की तो ज़रूरत है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपनी एग्जिस्टिंग ट्रेन्स और रूट्स को सही करें, सिग्नलिंग सिस्टम को बेटर करें, ताकि ये जो कम से कम एक्सीडेंट हो रहे हैं लगातार, इसको तो रोका जा सके। फिर बाद में इम्प्लीमेंट तो होता ही रहेगा।